नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज हम बात करेंगे मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट की और लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइस की। इसके अलावा जानेंगे भारतीय विज्ञान के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डेन शेटमैन के विचार। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। दिल्ली के विज्ञान भवन में साइंटिफिक टेम्पर कार्यक्रम का आयोजन, जाने माने वैज्ञानिकों ने साझा किए विचार। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का बड़ा कदम, लो कॉस्ट मेडिकल डिवाइस के विकास पर जोर। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों का ताजा शोध, सेमीकंडक्टर सर्किट के लिए विकसित की नई तकनीक। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल पहुंचाने की कवायद, सीएसआईआर की आरओ यूनिट द्वारा लोगों को मिल रहा है साफ पानी। और अपने स्पेशल सेगमेंट साइंस ओपिनियन में जानेंगे जाने माने वैज्ञानिक डेन शेटमैन के विचार। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक विकास के लिए विज्ञान को समझना और इसका प्रसार बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान में भी विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जोर दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के विज्ञान भवन में साइंटिफिक टेम्पर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ साथ कई जाने माने वैज्ञानिकों ने शिरकत की और साथ ही अपने विचार साझा किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी देश के विकास की असली ताकत है और ये वहां के नागरिकों की वैज्ञानिक सोच और चिंतन से ही संभव है। वास्तव में भारत का संविधान भी यही निर्देश देता है कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना भी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में एक है। नए साल में प्रवेश के साथ ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए माननीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक पैनल चर्चा को संबोधित किया। Knowledge based only on authority or legend of superiors, elders, tradition or convention is insufficient unless it is supported by a rational process of reasoning based on facts. Scientific temper, thus, is an attitude which involves application of logic. 10 जनवरी को हुई इस पैनल चर्चा का विषय था वैज्ञानिक सोच, ज्ञान आधारित समाज का परम अधिकार। इस पैनल चर्चा का आयोजन राज्यसभा टीवी, निस्केयर और विज्ञान प्रसार की ओर से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लोगों में तर्क संगत सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए सही माहौल और संरचना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मानव जीवन के सभी पहलू विज्ञान पर ही निर्भर हैं। इस चर्चा में डॉक्टर अनिल काकोडकर, प्रोफेसर आर गडकर, प्रोफेसर इंदिरा नाथ, गौहर रजा और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन समेत कई जाने माने वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी ने इस मौके पर मोमेंट्स ऑफ यूरेका और साइंटिफिकली योर्स नाम की 2 किताबों का भी विमोचन किया। दवा निर्माण के क्षेत्र में तो भारत ने कई सफलताएं हासिल कर ली है, लेकिन बीमारियों पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि चिकित्सीय उपकरण भी आम लोगों की पहुंच में हो। भारत में अब कम लागत वाले मेडिकल इक्विपमेंट यानी चिकित्सीय उपकरण के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि चिकित्सा को और भी आसान और किफायती बनाया जा सके। इस बात की जानकारी दी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखते हैं ये रिपोर्ट। करीब 20 से 25 अरब डॉलर के घरेलू बाजार और सालाना 10 से 12% की विकास दर के साथ भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग फिलहाल एशिया का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है।
हालांकि भारत का जेनरिक दवा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है, पर दुनिया भर में मरीजों के लिए सस्ती दवा की जरूरत पूरी करने के लिए कम लागत वाली दवा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हालिया ऐलान के मुताबिक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विकसित किए गए मेडिकल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को अब सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी घोषणा एक प्रेस सम्मेलन में की गई, जिसमें कम लागत वाली डायग्नोस्टिक के विकास से जुड़े देश के कई संस्थानों और शोधकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इसके लिए देश भर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी बदौलत लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े कई किफायती उत्पाद सामने आए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की देखरेख में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन की ओर से भी इस दिशा में गांधी नाम के कार्यक्रम के तहत सराहनीय काम किए जा रहे हैं। इस प्रयास का मकसद मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। इसके लिए भारत अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ जापान की टोटोरी यूनिवर्सिटी के साथ आपसी सहयोग से काम कर रहा है। See, Biodesign is a program wherein we take in doctors, engineers, designers and entrepreneurs. They all work as a team to develop low-cost medical devices for India. And these low-cost and affordable, which is what we call frugal medtech innovation. So these are medical devices which will be low-cost, patentable, and ultimately useful in the rest of the world also. Basically for the Indian market, but they can also be useful in the rest of the world. इसी तर्ज पर IIT मद्रास का हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर भी स्वास्थ्य से जुड़े सस्ते इनोवेशंस और प्रौद्योगिकी के लिए काम कर रहा है। इस प्रेस सम्मेलन में हेल्थ केयर और मेडिकल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस की जरूरत पर जोर दिया गया, जिससे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान में और तेजी लाई जा सके। क्या कभी आपने सोचा है कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर में लगाए जाने वाले छोटे सर्किट्स वाले चिप्स को कैसे तैयार किया जाता है? दरअसल इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने चिप को तैयार करने की एक नई तकनीक इजाद की है। इस तकनीक को इलेक्ट्रोलिथोग्राफी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। तकनीकी विकास के इस दौर में दुनिया मैक्रो से माइक्रो होते हुए अब नैनो जितने सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गई है। ये जानना दिलचस्प है कि सबसे तेज स्मार्टफोन और आधुनिक टैबलेट्स बेहद छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम करते हैं और उनके सर्किट्स और भी ज्यादा छोटे होते हैं। खास बात यह है कि ये हजारों सर्किट बेहद जटिल तरीके और रासायनिक तकनीक के जरिए चिप्स से जोड़े जाते हैं। लेकिन अब भारतीय शोधकर्ताओं की टीम ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है जो सर्किट बनाने वाली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इलेक्ट्रोलिथोग्राफी नाम की ये तकनीक शांतनु तालुकदार नाम के PhD के एक छात्र ने भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर प्रवीण कुमार और प्रोफेसर रुद्र प्रताप के मार्गदर्शन में विकसित की है। So if we can write these patterns, and if we can now do that at fast enough speed, then we have a technology that can replace multi-million dollar, billion dollar sort of technology that is used today for writing patterns of circuit. And the best thing is that this is done at such small cost. इलेक्ट्रोलिथोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स पर नैनो सर्किट्स लगाए जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारी कलम स्याही के प्रवाह को नियंत्रित करती है, लेकिन नैनो स्केल पर ऐसे इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है जिस पर क्रोमियम कोटेड पतली फिल्म लगी हो। जब इस फिल्म से बड़ा इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है
तो क्रोमियम पिघलकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर बहने लगता है, जिससे एक सर्कुलर ट्रेंच बन जाता है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए करीब 10 नैनोमीटर व्यास वाले छोटे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया, जो क्रोमियम के बहाव को नियंत्रित कर सर्किट्स पर लिखने का काम करता है। So most of the lithography processes, either they can do very good resolution, means they can draw very narrow lines, or they can draw at a very high rate, that means high throughput. None of those methods, none of those techniques that exist today can do high throughput at very good resolution. So that is the problem with the methods that exist today. Now our method, which is electrolithography, can do very high throughput at different ranges of resolution. We can do very good resolution about something like below nanometers, below few nanometers, as well as a few microns. नैनो टेक्नोलॉजी जैसे बेहद अहम क्षेत्र में भारत की तरफ से विकसित ये अपनी तरह की पहली तकनीक है, जिसके लिए शोधकर्ताओं की खूब सराहना हो रही है और उसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। ये अनूठी तकनीक छोटे आकार के डिवाइस के विकास की दिशा में काफी अहम है, जिसके जरिए सर्किट्स को बेहद कम जगह में पैक किया जा सकता है। इससे पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, सस्ते और सूक्ष्म नैनो सर्किट्स बनाने में मदद मिलेगी, जो बिना किसी हानिकारक और प्रदूषित केमिकल्स के कमरे के तापमान और परिवेश के मुताबिक काम कर सकेंगे। बाढ़, सूखा या फिर कोई और आपदा किसी भी क्षेत्र में ढेर सारी समस्याएं लेकर आती है। इसमें से मुख्य है स्वच्छ पानी की समस्या। ऐसे वक्त में लोगों को साफ पीने का पानी मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में CSIR CSMCRI की मोबाइल RO यूनिट काफी कारगर साबित हो रही है। ये यूनिट आपदा क्षेत्रों में पहुंचकर लाखों पीड़ित लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया करा रही है। ऐसा कहा गया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। एक तरफ जहां दुनिया तकनीक और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी स्वच्छ पेयजल एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। साफ पेयजल की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भावनगर के CSIR के सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मोबाइल जल शोधन इकाई का विकास किया है। पहियों पर चलने वाले इस मोबाइल जल शोधन प्लांट में पानी की शुद्धि के लिए RO और UF प्लांट लगाए गए हैं। ये जो मोबाइल वैन में प्लान लगा हुआ है वो ब्रैकिश कुआं तालाब का पानी है, तो 4500 लीटर पर आवर ये पानी साफ कर देता है। अगर समुद्र का पानी है तो 1000 लीटर 1 घंटे में साफ करता है। पानी को शुद्ध करने और उसका खारापन दूर करने के लिए इस यूनिट में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक और अल्ट्रा फिल्ट्रेशनिंग का इस्तेमाल किया गया है। Basically, for desalination process, it is the heart of a reverse osmosis system, and this module technology we apply. This is I basically work in application research. So this membrane technology we make 2-inch, 4-inch, and 8-inch modules, which we use for designing various capacity plants and help it to the needs as per their requirement. इस मोबाइल यूनिट की खासियत ये है कि इसके लिए 22 किलोवाट ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इसे वैन के इंजन से ही मिल जाती है। इस मोबाइल यूनिट का मकसद लोगों में जल की शुद्धि के लिए स्वदेशी तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अलग-अलग जल शुद्धिकरण यूनिट की क्षमताओं का स्पॉट डेमो मुहैया करवाना है। 1000 लीटर्स पर आवर की क्षमता वाली इस यूनिट से पानी की शुद्धि के साथ साथ समुद्री जल से फ्लोराइड और आर्सेनिक को भी हटाया जा सकता है।
ये मोबाइल यूनिट आपात स्थिति के लिए काफी प्रभावी माना जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में पानी की कमी से निपटने में इसका कारगर इस्तेमाल हो सकता है। बीएसएफ कैंपों में स्थापित इस मोबाइल यूनिट के जरिए अलग अलग जगहों पर प्रभावित लोगों को तालाब के खारे पानी को शुद्ध करके करीब 30,000 लीटर पर आवर से भी ज्यादा पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों पर नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। घरेलू काम के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 स्कूलों के 5,400 से ज्यादा छात्रों ने सोलर कुकिंग महोत्सव का आयोजन करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये महोत्सव चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की ओर से आयोजित किया गया। इसमें 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों ने रिफ्लेक्टर शीट से अपने खुद के सोलर कुकर तैयार किए और निर्धारित 25 मिनट में नूडल्स बनाए। पुणे की मुलामुथा नदी की सफाई और उसे पुनर्बहाल करने के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये एजेंसी मुलामुथा की सफाई के लिए करीब 1,49,63,340 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज देगी। ये समझौता राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत किया गया, जिसका मकसद नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेटवर्क तैयार करना है, ताकि पानी की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। कर्ज की रकम को 10 साल के ग्रेस पीरियड के साथ अगले 40 सालों में चुकाना होगा। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां करीब 50 बलीन व्हेल्स बहकर समंदर के किनारे आ गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार 50 में से 40 मछलियों की मौत हो गई है। वहीं वैज्ञानिक इस घटना की जांच कर रहे हैं। मैसूर में आयोजित 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिक इकट्ठा हुए। सबने मिलकर भविष्य की चुनौतियों के साथ साथ तकनीकी उद्देश्यों को पूरा करने पर चर्चा की। इसी बीच ज्ञान विज्ञान की टीम को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डेन शैटमैन से रूबरू होने का मौका मिला। इस मुलाकात में प्रोफेसर शैटमैन से भारतीय विज्ञान के भविष्य पर चर्चा हुई। अपने इस खास सेगमेंट साइंस ओपिनियन में आज हम जानेंगे क्या हैं प्रोफेसर शैटमैन के भारतीय विज्ञान के प्रति विचार। दुनिया भर से आए शोधकर्ताओं और छात्रों की जबरदस्त भागीदारी के साथ मैसूर में चल रहा 103वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन समाप्त हो गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें एक ही छत के नीचे कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखने का मौका मिला। सम्मेलन के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डेन शैटमैन ने भारतीय विज्ञान को आगे ले जाने के बारे में अपनी राय रखी।
प्रोफेसर डैन सेचमैन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सेचमैन को 2011 में क्वासी क्रिस्टल्स की खोज के लिए रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञान पर आधारित आर्थिक विकास मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान और उस रिसर्च के प्रयोग पर निर्भर है। सीधे शब्दों में कहें तो युवा प्रतिभाओं में विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ाना और सामाजिक समस्याओं का समाधान ही विकास की चाबी है। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा हर एक स्तर पर शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिसके महत्व को हम सभी को समझना होगा। भारत के बेहतर भविष्य के लिए छोटी उम्र से ही शिक्षा पर जोर दिया जाना बेहद जरूरी है। जिस तरह विज्ञान के लिए श्रेष्ठ दिमाग जरूरी है, उसी तरह अच्छी प्रतिभाओं के विकास के लिए अच्छे शिक्षकों का होना भी जरूरी है। भारतीय विज्ञान को फिर से जिंदा करने के लिए प्रतिभाशाली शिक्षकों को लाया जाना जरूरी है। शिक्षक समृद्धि का स्रोत होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर द्वारा शोध किया गया है। इस शोध में ये बताया गया है कि एक अच्छे, सामान्य और खराब शिक्षक का आर्थिक महत्व क्या होता है। आगे चलकर इन शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की आय में काफी विभिन्नता देखी गई। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश का भविष्य शिक्षकों के हाथों में होता है। भारत में ऐसे युवाओं की कमी नहीं जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए बेहद कम समय में खुद को दुनिया में स्थापित किया है। हालांकि ऐसे कई संगठन हैं जो इसके लिए प्रशिक्षण और इनोवेशन को बढ़ावा देने में जुटे हैं। लेकिन मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने इनोवेशन को विकास का रणनीतिक हिस्सा बना दिया है। मेक इन इंडिया ठीक है, लेकिन इसके अलावा भारत को नई खोजों और नए उद्यमों की शुरुआत करने की भी जरूरत है। सिर्फ बड़ी कंपनियों और सस्ते श्रम पैदा करने से बेहतर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। मैं सहमत हूं कि ये अभी के लिए अच्छा है, लेकिन भविष्य में बहुत से कार्य करने की अब भी जरूरत है। मेक इन इंडिया के तहत शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्लोबल नेटवर्किंग के इस दौर में इस पर विचार करने की जरूरत है। खासकर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में बढ़ते सहयोग को देखते हुए ये बेहद जरूरी हो गया है। सरकार को शोध पर खर्च नहीं बल्कि निवेश करने की जरूरत है। इससे फिलहाल अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी तो होगी ही, लेकिन भविष्य में भी एक मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकेगा। हम सभी जानते हैं कि कामयाबी आखिरकार उसी को मिलती है जो पूरे मनोयोग से अपना काम करता है। अगर विज्ञान में सफलता हासिल करनी है तो दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, प्रकृति के नियम को समझना, और दूसरा, विज्ञान के व्यापक रूप को जानना। ये दोनों आपको किसी एक क्षेत्र में सफल बनाने में मददगार साबित होंगे। मैं छात्रों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि विज्ञान के किसी भी एक क्षेत्र को पूरी तरह जानकर आप उस क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।